इंडियन राइटर चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी, जिसे देखकर आपको डर का एहसास होगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक टैक्सी ड्राइवर मोहन की है। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मैं करीब 10 साल से अपनी प्रीमियर पद्मिनी टैक्सी चला रहा था। यह सिर्फ मेरी रोजी रोटी नहीं थी, बल्कि मेरी जिंदगी थी। एक टैक्सी ड्राइवर की दुनिया सिर्फ मीटर, सड़क और उन अनगिनत सवारियों के इर्द गिर्द घूमती थी जो आती जाती रहती, कुछ इस तरह जैसे वे खुद भी बस भटकती हुई आत्माएं हों। मैं ऐसा आदमी नहीं था जो ज्यादा सवाल करे। लोग टैक्सी में बैठते, अपनी मंजिल बताते, किराया देते और फिर अंधेरे में कहीं खो जाते। वे कहां से आ रहे थे और कहां जा रहे थे, ये जानने की मुझे कभी जरूरत महसूस नहीं हुई, जब तक वह रात नहीं आई। एक ऐसी रात जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी रात जिसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि काश मैं उस रात अपनी टैक्सी स्टार्ट ही ना करता। अक्टूबर 1998, दिवाली से ठीक पहले की रात। दिन भर की उमस अब समुद्र से आती चिपचिपी हवा में बदल चुकी थी। दक्षिण मुंबई की सड़कें अब भी जीवंत थीं। हर ओर हॉर्न का शोर, चमचमाती नियन लाइट्स और चर्च गेट स्टेशन से आती रेलगाड़ियों की गूंज। मैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास अपनी टैक्सी पार्क करके किसी सवारी का इंतजार कर रहा था। रात गहरी थी, मगर अब भी उतनी नहीं कि वह अजीब सन्नाटा छा जाए जो आमतौर पर 2 बजे के बाद आता था, जब शहर इतना खाली हो जाता कि उसकी खामोशी भी अस्वाभाविक लगने लगती। मैंने एक बीड़ी सुलगाई, धुएं को अपनी उंगलियों के बीच घुलने दिया। आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। शायद मौसम का असर था, या फिर मैं थका हुआ था। मैंने कलाई घड़ी पर नजर डाली। रात के 10:45। तभी किसी ने टैक्सी की खिड़की पर दस्तक दी। बांद्रा चलोगे? मैंने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, बीड़ी नीचे फेंकी और इंजन स्टार्ट कर दिया। एक और आम सवारी, या कम से कम मुझे यही लगा। बांद्रा तक का सफर साधारण था। सड़कों पर अब भी हल्की फुल्की भीड़ थी, लेकिन धीरे धीरे लोग कम हो रहे थे। मेरी सवारी, करीब 35 साल का एक आदमी, हल्की नीली शर्ट पहने, पीछे चुपचाप बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। ना उसने मुझसे बात की, ना मैंने कोई सवाल किया। टैक्सी वालों का यही नियम था। जब हम पाली हिल पहुंचे तो उसने मुझे 100 रुपये का नोट दिया। धीमी आवाज में शुक्रिया कहा और टैक्सी से उतर गया। मैंने उसे अंधेरे गली में गुम होते हुए देखा। फिर नजर नीचे सीट पर पड़ी। कुछ था वहां, एक छोटा सा कपड़े का बंडल, लाल धागे से मजबूती से बंधा हुआ। मैंने भौहें सिकोड़ ली। साहब, मैंने आवाज लगाई। आपका सामान रह गया। मगर वह जा चुका था, अचानक गायब। मैंने एक गहरी सांस ली और बंडल उठाया। अजीब था, यह गर्म लग रहा था, जैसे इसे किसी ने धूप में रखा हो। एक हल्की सी अगरबत्ती और किसी धातु जैसी गंध उसमें बसी थी। मैंने उसे खोलने ही वाला था कि ठक ठक ठक, फिर से खिड़की पर दस्तक। मैं चौंक गया। लगभग बंडल गिराते गिराते बचा। एक और सवारी, एक और अजनबी। वह एक औरत थी, लंबी पतली और एक सादी लाल साड़ी में लिपटी हुई। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी होंठों की रेखा साफ दिख रही थी, सपाट, रंगहीन, सख्त। दादर चलोगे? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि मुंबई की चहल पहल में उसे सुन पाना मुश्किल था। मैंने झिझक महसूस की। उसमें कुछ अजीब था, शायद उसकी खामोशी या फिर उसका ठहरा हुआ खड़ा रहना, जैसे वह सांस ही न ले रही हो। लेकिन सवारी तो सवारी होती है। मैंने सिर हिलाया। वह बिना किसी आवाज के गाड़ी में बैठ गई। उसकी हरकतें इतनी मौन थीं कि ऐसा लगा जैसे वह हवा की तरफ फिसल कर अंदर आ गई हो। जैसे ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, रियर व्यू मिरर में झांका और मेरी रूह कांप गई। पीछे की सीट खाली दिख रही थी। मैंने पलकें झपकाई, फिर दोबारा देखा। वह वहां थी, एकदम सीधी बैठी, बिल्कुल स्थिर, बस मुझे देख रही थी। मेरे पास वाली सीट पर रखा वह बंडल अब भी गर्म था और मेरे अंदर कोई कह रहा था, आज की रात तुम्हें यह टैक्सी नहीं चलानी चाहिए थी। सड़कें अब और भी सुनसान हो गई थी। जो ट्रैफिक कुछ देर पहले तक मुंबई की सड़कों को जकड़े हुए था, वो अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। बस रह गए थे खाली रास्ते और टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स। मैं बार बार रियर व्यू मिरर में झांक रहा था।
वो औरत लाल साड़ी में लिपटी एकदम शांत बैठी थी। उसके हाथ गोद में जकड़े हुए थे। जब से वो टैक्सी में बैठी थी उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। मुझे उसकी मौजूदगी अजीब लग रही थी। सिर्फ उसकी चुप्पी नहीं बल्कि जिस तरह से वो बैठी थी, एकदम सीधी, बिना किसी हलचल के, जैसे कोई पुतला पिछली सीट पर रख दिया हो। मैंने हल्के से गला साफ किया। कहाँ जाना है दादर में? कोई जवाब नहीं। मैंने एक बार फिर शीशे में देखा। वो मुझे घूर रही थी, ना खिड़की से बाहर देख रही थी ना सड़क पर, सीधा मेरी तरफ। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। शायद वो नशे में थी या शायद दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी। कभी कभी ऐसे पैसेंजर मिल जाते थे जो अपने होश में नहीं होते। मैंने खुद को संभाला, बस इसे जल्दी से उतार दो, पैसे लो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन तभी कुछ बदल गया। टैक्सी के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई। एक सर्द लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरी बाहों में झुरझुरी सी उठी। कुछ देर पहले तक मुंबई की हवा उमस से भरी हुई थी, चिपचिपी और भारी, मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियों की रात आ गई हो। मैंने खिड़की के स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर मेरी उंगलियां अकड़ चुकी थीं, जैसे उनमें जान ही नहीं रही हो। मेरी सांसें हल्की हल्की धुएं की तरह दिखने लगी। मैंने फिर शीशे में झांका। वो मुस्कुरा रही थी, धीरे धीरे, अस्वाभाविक तरीके से। उसकी मुस्कान हद से ज्यादा चौड़ी हो रही थी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कस गईं। शायद ये मेरा वहम था, शायद मैं बस ज्यादा थक गया था। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, तुम्हें इसे अपनी टैक्सी में नहीं बैठाना चाहिए था। मेरा पूरा शरीर जमने लगा। स्टीयरिंग व्हील, जो कुछ देर पहले तक मेरे हाथों की गर्मी से गर्म था, अब बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। मुझे महसूस हो रहा था कि वो अब भी मुझे देख रही थी, घूर रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और ध्यान सड़क पर लगाया। महिम की खाली सड़कें सामने फैली हुई थीं, पीली स्ट्रीट लाइट्स के धुंधले उजाले में नहाई हुई। टैक्सी की टायरें सड़क पर हल्की गड़गड़ाहट के साथ दौड़ रही थीं। टैक्सी के अंदर खामोशी थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा था, मगर मुझे पता था कि वो मुस्कुरा रही थी। वही अजीब चौड़ी अनचाही मुस्कान जो किसी इंसान के चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। मेरा गला सूखने लगा। मैंने कांपते हाथों से रियर व्यू मिरर में देखा और मेरी सांस अटक गई। पीछे की सीट खाली थी। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिया। टायरों की जोरदार चीख सड़क पर गूंज उठी। टैक्सी झटके से बीच सड़क पर रुक गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। वो सीट जहां कुछ पल पहले वो औरत बैठी थी, अब पूरी तरह खाली थी। सीट के कपड़े पर कोई सिलवट नहीं, कोई हलचल का निशान तक नहीं, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। दिमाग जवाब तलाशने लगा। मैंने उसे देखा था, मैंने उसे महसूस किया था। शी, या फिर नहीं। गले के पीछे ठंडी पसीने की एक बूंद लुढ़की। मेरी सांसें तेज हो गईं और तभी रात की खामोशी में एक धीमी सरसराहट गूंजी। एक औरत की फुसफुसाती आवाज, नर्म, ठहरी हुई, आगे चलो रघु। मैं जम गया। आवाज पीछे से आई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने गाड़ी स्टार्ट नहीं की, मैंने टैक्सी ऑन नहीं की, बस वैसे ही बैठा रहा, धड़कते दिल के साथ, जैसे ठंड मेरी हड्डियों में घुसती जा रही हो। और फिर टैक्सी का मीटर झपका। अंक अपने आप बदलने लगे। रुपए, एक, 10 रुपए, 20 रुपए। हवा में कुछ अजीब था, कुछ गलत। सालों से मैं इस टैक्सी को चला रहा था। मैंने शराबी देखे थे, नशेड़ी देखे थे, प्रेमी देखे थे, अपराधी देखे थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा था। कभी किसी सवारी को इस तरह गायब होते नहीं देखा था। आज मेरी टैक्सी में कुछ आया था, कुछ जो इंसान नहीं था, और वो अब भी यहीं था। टैक्सी के अंदर अजीब सी घुटन थी, एक अजनबी एहसास, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो मगर दिखता ना हो। बाहर की रात शांत थी, मगर गाड़ी के अंदर मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ सांस ले रहा था, कुछ जिसे मैं देख नहीं सकता था, छू नहीं सकता था, मगर महसूस कर सकता था। मैंने अपना माथा पोंछा। मेरी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गई थीं। ये सही नहीं था, मुझे यहां से निकल जाना चाहिए था। लेकिन मेरी नजर फिर से पिछली सीट की ओर चली गई, जहां वो औरत कुछ ही मिनट पहले बैठी थी। मुझे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन कुछ था जिसने मुझे देखने पर मजबूर कर दिया। और जब मैंने देखा, मेरा दिल डूब गया। एक दाग,
सीट के कपड़े पर एक अंधेरा गीला धब्बा फैल रहा था, गहरा लाल। मुझे छूने की जरूरत नहीं थी, मैं पहले ही समझ गया था कि वो क्या था। खून, गाढ़ा, ताजा, अब भी स्ट्रीट लाइट के हल्के पीले उजाले में चमक रहा था। लेकिन कोई शरीर नहीं था, कोई जख्म नहीं था, कोई पैरों के निशान नहीं थे। बस एक गंध, धातु जैसी तीखी और कुछ और पुरानी सड़ी गली। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या वो जख्मी थी? क्या वो मेरी टैक्सी में ही मर गई? नहीं, ये मुमकिन नहीं था। मैंने सिर्फ एक पल के लिए नजर हटाई थी। कोई इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकता। मैंने सूखे गले से निगलने की कोशिश की। तभी टप, एक धीमी आवाज, टप। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया। टैक्सी की छत, ऊपर की फैब्रिक से एक छोटी काली बूंद लुढ़कती हुई नीचे आई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऊपर से कुछ टपक रहा था। मेरा पेट मिचलाने लगा। कांपते हाथ से मैंने छत पर हाथ रखा और मेरी उंगलियां किसी गीली चिपचिपी चीज से जा टकराईं। गर्म, लाल, वही दाग। खून सिर्फ सीट पर नहीं था, वो मेरी टैक्सी की छत से रिस रहा था। मैंने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। यह गलत था, यह प्राकृतिक नहीं था। मुझे भागना था। मैंने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की और तभी रात की गहरी खामोशी में एक हंसी गूंजी, हल्की, धीमी, ठीक मेरे पीछे से। मेरी सांसें अटक गईं। मुझे पीछे नहीं देखना था, लेकिन मुझे देखना पड़ा। रियर व्यू मिरर। बस एक पल के लिए मैंने उसे देखा। लाल साड़ी में वही औरत, मुस्कुराहट और भी चौड़ी, आंखें, काले गहरे गड्ढे और होंठ मुझे कुछ कहते हुए हिल रहे थे। वो कुछ फुसफुसा रही थी, पर मैं सुन नहीं पाया। और फिर टैक्सी का इंजन दहाड़ उठा। हेडलाइट्स अपने आप जल उठी। गियर स्टिक झटके से आगे बढ़ा। टैक्सी खुद ब खुद चल पड़ी, किसी अनजान मंजिल की तरफ, जहां मैं जाना नहीं चाहता था। टैक्सी झटके से आगे बढ़ी। मेरे हाथ गियर पर नहीं थे, मेरा पैर एक्सीलरेटर पर नहीं था। फिर भी इंजन गूंज रहा था, टायर घूम रहे थे। मैं नहीं चला रहा था, कोई और चला रहा था। डर की लहर मेरे सीने में उठी। दिल हथौड़े की तरह पसलियों पर चोट कर रहा था। मैंने घबराए हाथों से ब्रेक दबाया, कोई असर नहीं। हैंड ब्रेक खींचा, कोई असर नहीं। स्टीयरिंग व्हील खुद ब खुद घूमने लगा, पहले बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर सीधा। मैं अब इस टैक्सी का मालिक नहीं था। गला सूख गया, हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। मैंने कांपते हाथों से इग्निशन की चाबी खोजी, कुछ नहीं मिला। चाबी गायब थी। मैंने झटके से सिर घुमाया। हांफती सांसों के बीच रियर व्यू मिरर, वो अब भी वहां थी। लाल साड़ी में वही औरत, मगर अब वो पिछली सीट पर नहीं थी। वो आगे झुक आई थी, सीटों के बीच से झांकती हुई। उसका चेहरा मुझसे सिर्फ इंचों की दूरी पर था। एक गंध आई, गीली मिट्टी और जले हुए मांस की। उसके होंठ हिले। इस बार मैंने सुना, मत रुक रघु, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। एक चीख मेरे गले में अटक गई और तभी हॉर्न जोर से बजा। टैक्सी की रफ्तार तेज हो गई, तेज और तेज। सड़क पर रोशनी और अंधेरा मिलकर भागते धब्बों की तरह दिख रहे थे। खाली रास्ता आगे बढ़ रहा था और मैं बिल्कुल बेबस था। तभी मैंने देखा, सामने एक मोड़, एक तीखा बायां मोड़ जो सीधा माहिम क्रीक की ओर जाता था। अगर टैक्सी धीमी नहीं हुई तो मैं सीधे पानी में जा गिरूंगा। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़कर खींचा। मेरी बाजू जल उठी, उंगलियां दुखने लगी, पर कुछ नहीं हुआ। स्टीयरिंग अटका हुआ था। पीछे से वो फिर हंसी, हल्की, धीमी, ठीक मेरे कान के पास। कहा ना, रुक मत। उसकी आवाज मेरे सिर के अंदर गूंजने लगी। मोड़ अब सिर्फ चंद सेकंड दूर था। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। और जाने क्यों, मुझे महसूस हुआ कि यही वो चाहती थी। मोड़ बस कुछ फीट दूर था। टैक्सी पागलों की तरह भाग रही थी और स्टीयरिंग व्हील अब भी किसी अदृश्य ताकत से जकड़ा हुआ था। वो औरत अब भी झुकी हुई थी। उसका ठंडा सांस मेरी गर्दन पर महसूस हो रहा था। अब रुक नहीं सकता रघु। उसकी सरसराहट मेरे कानों में सांप की तरह रेंग गई। नहीं, मैं आज नहीं मरूंगा, इस तरह नहीं। अपनी पूरी ताकत समेटकर मैंने एक आखिरी बार स्टीयरिंग झटका। पहले तो कुछ नहीं हुआ। मोड़ 10 फीट दूर था। मैंने दहाड़ मारकर फिर घुमाने की कोशिश की और इस बार
स्टीयरिंग थोड़ा सा घूम गया, टायर चीख उठे, टैक्सी घिसटती हुई एक और मुड़ी, कंक्रीट बैरियर से सिर्फ इंचों की दूरी पर। मेरे शरीर ने जोर से ड्राइवर की सीट के दरवाजे पर टक्कर मारी, लेकिन मैं जिंदा था। गाड़ी रुक चुकी थी, एक भारी सन्नाटा छा गया, बस मेरी हाँफती हुई सांसों की आवाज और दूर समुद्र से उठती लहरों की गूंज। इंजन अब भी चल रहा था, टैक्सी के अंदर की हवा हड्डियों तक ठंडी हो चुकी थी। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया पीछे की सीट की ओर। वो औरत गायब थी, न कोई निशान, न कोई परछाई। बस एक चीज थी जो साबित कर रही थी कि वो यहां थी। पीछे की सीट पर फैला एक काला गीला धब्बा और जलते हुए मांस की वो भयानक गंध जो अब भी हवा में घुली हुई थी। मैंने कांपते हाथों से इग्निशन की चाबी की तरफ हाथ बढ़ाया। वो वहीं थी, जैसे कभी गायब ही नहीं हुई थी। मेरी उंगलियां थरथरा रही थीं जब मैंने चाबी घुमाई और इंजन बंद कर दिया। रात की नीरवता में टप, हल्की, धीमी, लेकिन एकदम साफ, कांच के बाहर से किसी ने टैक्सी की खिड़की पर दस्तक दी थी। मेरा दम हलक में अटक गया। कोई मेरी टैक्सी के बाहर खड़ा था। टप, फिर वही आवाज, एक धीमी ठहरी हुई दस्तक। मैं सुन्न हो गया। यह खटखटाहट गाड़ी के अंदर से नहीं आई थी, ये बाहर से आई थी, ड्राइवर साइड की खिड़की से। सर्द पसीना मेरी पीठ पर बहने लगा। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कस गईं। मैं कुछ सेकंड के लिए हिल भी नहीं सका। हिलना नहीं चाहता था, लेकिन कहीं भीतर से एक आवाज फुसफुसाई, देखो। और अपनी बेहतर समझ के खिलाफ मैंने धीरे से सिर घुमाया। पहले कुछ नहीं दिखा। बाहर घना अंधेरा था। कुछ मीटर दूर एक स्ट्रीट लैंप कांपती रोशनी दे रहा था। सड़क सुनसान थी। बैरिकेड के उस पार समुद्र काली ठहरी हुई चादर की तरह फैला था। लेकिन फिर मैंने उसे देखा, एक छाया, ठीक मेरी खिड़की के बाहर, बहुत करीब, बहुत शांत। मेरी सांस रुक गई। वो आकृति अंधेरे में घुली हुई थी, और फिर वो हिली, या यूं कहूं कि वो झुकी। एक चेहरा, एक औरत का चेहरा, मगर ये वो लाल साड़ी वाली औरत नहीं थी। ये कोई और थी। उसकी त्वचा धूसर, लगभग राख जैसी थी। उसके बाल गीले थे, चेहरे से चिपके हुए, और उसकी आंखें सफेद, बिल्कुल खाली, निर्जीव। वो न पलक झपका रही थी, न सांस ले रही थी। वो बस घूर रही थी। धीरे धीरे उसके होंठों पर एक अजीब, अस्वाभाविक मुस्कान फैली। काले मसूड़े, टूटे हुए, सड़े दांत। और फिर उसने हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी, हड्डियों जैसी सूखी, अजीब तरह से मुड़ी हुई, जैसे कभी टूटी हों और फिर सही से जुड़ी ही ना हों। और फिर उसने फिर से कांच पर दस्तक दी। टप टप टप। मेरा सीना कसने लगा। मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी थी, मुझे यहां से भागना था। लेकिन मैं नहीं भाग सका, क्योंकि जिस पल मैंने इग्निशन की चाबी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसका हाथ झटके से ऊपर उठा। उसकी हथेली कांच से चिपक गई, और तब मैंने उसे देखा। उसकी त्वचा छिल रही थी, जली हुई, पिघली हुई, और उसकी हथेली के बीचों बीच एक गहरा सड़ा हुआ छेद, जैसे किसी ने जंग लगी लोहे की छड़ आर पार कर दी हो। मेरा सिर चकराने लगा। फिर उसके होंठ हिले। कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन मैं पढ़ सकता था, टैक्सी घर मत ले जाना रघु। मेरा खून जम गया। उसे मेरा नाम पता था। और फिर वो गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। बस एक चीज बची थी, खिड़की पर काला जला हुआ हाथ का निशान। मैं सिहर उठा। मेरे दिल की धड़कन तेज, सांसें उखड़ी हुई। मुझे वहां से भाग जाना चाहिए था, टैक्सी वहीं छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि उसी पल मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने चाबी घुमाई और टैक्सी फिर से जिंदा हो गई। इंजन गरजा, और उसी क्षण हवा में एक बदलाव आया, जैसे कुछ अंदर आ गया हो मेरे साथ। लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मुझे बस यहां से भागना था। गियर डाला, एक्सीलरेटर दबाया, टायर सड़क से चीख उठे, और मैं महिम क्रीक के उस खौफनाक मोड़ से दूर निकल गया। मुंबई की सड़कें इस वक्त अजीब रूप से खामोश थीं। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन इस रात स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं। अंधेरे में लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां गिर रही थीं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने से खुद को रोका, क्योंकि मैं जानता था वहां क्या दिखेगा। वो मौजूदगी, वो भारीपन, ठंडा दम घोंटने वाला एहसास। कोई पीछे की सीट पर था,
मुझे देख रहा था। मैंने गला सूखते हुए निगल लिया, स्टीयरिंग पर पकड़ और कस ली। टैक्सी घर मत ले जाना रघु। वो शब्द मेरे दिमाग में गूंज उठे। मुझे उसकी बात माननी चाहिए थी, पर मैं जिद्दी था। मैं चलता रहा। दादर, परेल, भायखला, माझगांव का रास्ता वही था, पर उस रात रास्ता सही नहीं लग रहा था। सब कुछ बहुत चुप, बहुत खाली। और फिर रेडियो अपने आप ऑन हो गया। स्टैटिक शोर गूंज उठा, कृर्रर कृर्रर। मैंने उसे छुआ तक नहीं था। मेरी सांस अटक गई, आवाज तेज होने लगी। स्टैटिक अब नुकीली, कर्कश फुसफुसाहट जैसी थी। और फिर उसके नीचे मैंने सुना एक गुनगुनाहट, धीमी, स्त्री स्वर। कोई लोरी गा रहा था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हाथ रेडियो के नॉब पर गए और तभी एक हंसी पीछे से। मेरा पेट मरोड़ खा गया। मुझे देखना नहीं था, लेकिन मुझे देखना पड़ा। धीरे से मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर गई और मेरा खून ठंडा पड़ गया। वो वहां थी, लाल साड़ी वाली औरत नहीं, जली हुई औरत भी नहीं। ये कोई और थी, एक बच्ची, फटी हुई सफेद फ्रॉक पहने। उसके नंगे पैर सीट से लटक रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, लगभग पारदर्शी, लंबे उलझे बाल, धंसी हुई काली आंखें। और फिर वो मुस्कुराई, एक अजीब अस्वाभाविक मुस्कान जो उसके छोटे चेहरे के लिए बहुत बड़ी थी। और फिर उसने कहा, रघु भैया, कहां जा रहे हो? उसकी आवाज मीठी थी, मासूम लेकिन गलत, जैसे वो सिर्फ पूछ नहीं रही थी, जैसे वो पहले से जानती थी। मैंने जोर से ब्रेक दबाया। टैक्सी बीच सड़क पर रुक गई। कुछ सेकंड तक बस सन्नाटा। मैंने आंखें बंद कर ली, सांसें तेज हो गईं। धीरे से मैंने आंखें खोली। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन हवा में अब भी एक धीमी हंसी गूंज रही थी। और फिर टैक्सी का इंजन बंद हो गया। डैशबोर्ड की लाइट्स बुझ गईं। बाहर की स्ट्रीट लाइट्स भी एक एक कर बुझने लगीं। और तब मुझे एहसास हुआ, मैं अकेला नहीं था, अब कभी नहीं। टैक्सी बंद हो चुकी थी, ना इंजन ना हेडलाइट्स, बस एक अजीब दम घोंटने वाला अंधेरा मेरे चारों तरफ पसरा हुआ था। मैंने चाबी फिर घुमाई, कुछ नहीं, वो सन्नाटा। कुछ अजीब था, जैसे पूरी दुनिया ने सांस लेना बंद कर दिया हो। और फिर थक थक थक, बाहर से आवाज आई, एक तेज जानबूझकर किया गया दस्तक। पीछे की विंडशील्ड पर मैं एकदम सख्त हो गया। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कस गईं। मुझे महसूस हो रहा था वही ठंडा, सिहरन भर देने वाला एहसास। कोई था वहां, देख रहा था, इंतजार कर रहा था। फिर से वही आवाज, इस बार ज्यादा जोर से, थक थक थक, जैसे कोई अधीर हो रहा हो। अब मेरी सांसें भी तेज और अनियमित हो गई थीं। मैं पीछे मुड़ना नहीं चाहता था, मैं देखना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता था। शीशे के उस पार कुछ था वहां, कुछ जो वहां नहीं होना चाहिए था। धीरे धीरे मेरा हाथ रियर व्यू मिरर की ओर बढ़ा। उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थीं। मिरर को थोड़ा सा झुकाया, बस इतना कि देख सकूं। और फिर मेरा दिल धक से रह गया। वहां हाथ थे, 4, 5, 6 पतले, हड्डियों जैसे उंगलियां कांच पर रगड़ रही थी, लंबी काली लकीरें छोड़ते हुए, जैसे राख या काले खो। और फिर एक चेहरा उभर आया, एक बच्ची का, वही बच्ची। अब वह मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखें अंधेरी, गहरी, अतल गहराइयों जैसी। रियर व्यू मिरर में मेरी आंखों से टकराई। और फिर उसने फिर से कहा, रघु भैया, क्यों रुक गए? उसकी आवाज धीमी थी, लगभग छेड़ने वाली, जैसे वह इस पल का आनंद ले रही हो। मेरा गला सूख गया, शब्द गले में अटक गए। मैं ना कुछ बोल सका, न हिल सका। उसने अपना छोटा टेढ़ा हाथ उठाया और फिर से शीशे पर दस्तक दी, थक थक थक। वो आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। और फिर टैक्सी के दूसरी तरफ से एक और आवाज आई, मुलायम, फुसफुसाती हुई, एक अलग आवाज, चलना रघु, अभी तो रात बाकी है। मेरा सीना कस गया, क्योंकि मैं वो आवाज पहचानता था। वो लाल साड़ी वाली औरत, वो लौट आई थी, और इस बार वो अकेली नहीं थी। मुझे निकलना था अभी। कांपते हाथों से मैंने दरवाजे के हैंडल की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले कि मैं खींच पाता, किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। ठंडी, पतली, नुकीले पंजों जैसी उंगलियां, अंदर से, टैक्सी के अंदर से। मैंने नीचे देखा,
और मेरी सांस रुक गई। एक और हाथ, पीला, टेढ़ा, मेरे हाथ पर रखा हुआ। कोई मेरे बगल में बैठा था और धीरे धीरे, बहुत धीरे, वो अपना सिर मेरी ओर घुमा रहा था। मेरी कलाई पर कसाव बढ़ गया, ठंडा, हड्डियों जैसा कठोर। उसकी उंगलियों के नाखून टूटे हुए कांच की तरह नुकीले मेरी त्वचा में चुभ रहे थे। मेरा पेट मिचलाने लगा, सांस अटक गई। कोई मेरे बगल में बैठा था, अब मैं उसे देख सकता था। आंखों के कोने से एक आकृति, एक औरत। उसका सिर धीरे धीरे अप्राकृतिक तरीके से मेरी ओर मुड़ रहा था। अंदर से एक चीख उठी, मत देखो। लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ चुका था। मैंने सिर घुमा लिया और मेरी आत्मा जैसे जम गई। वो वहीं थी, लाल साड़ी वाली औरत। लेकिन इस बार वो अलग थी। इस बार उसका चेहरा छिपा नहीं था, मैं उसे साफ साफ देख सकता था। उसकी त्वचा फीकी, लगभग पारदर्शी, तेज उभरी हुई हड्डियों पर इतनी कसी हुई जैसे खाल को खींचकर चिपका दिया गया हो। उसकी आंखें काली, सिर्फ पुतलियां नहीं, पूरी आंखें, अतल शून्य में खुलने वाले गड्ढों जैसी। और उसके होंठ, वो एक भयानक मुस्कान में फैल गए, असामान्य, अमानवीय। उसके होंठों के किनारे फट गए, फटते चले गए, जैसे उसकी त्वचा उसकी खोपड़ी के लिए बहुत तंग हो। और फिर उसके खुले हुए मुंह के अंदर कुछ हिलने लगा, काले घिनौने कीड़े सड़ते हुए दांतों के बीच से रेंगते हुए। मैं घुटने लगा, मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। फिर उसने कहा, क्या मैं घर तक छोड़ दूं रघु? उसकी आवाज गलत थी, वो गहरे अंदर से आ रही थी, गूंजती हुई, जैसे एक नहीं कई आवाजें एक साथ बोल रही हूं। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। वो झुकी और उसके सांसों की ठंडक मेरे चेहरे पर महसूस हुई, सड़ी हुई चीजों की गंध, जले हुए मांस जैसी। और फिर एक हाथ मेरे कंधे पर रखा गया, लेकिन उसका नहीं, कोई और था। मैंने झटके से पीछे देखा और उन्हें देखा। यात्री, सिर्फ एक नहीं, सिर्फ दो नहीं, बहुत सारे, पीछे की सीट पर ठूंसे हुए, पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, सभी मृत, सभी मुझे घूर रहे थे। उनके चेहरे सड़ते हुए, खाल लटक रही थी, कहीं जली हुई, कहीं गल चुकी। कुछ की आंखें नहीं थीं, कुछ की गर्दनें टूटकर टेढ़ी हो चुकी थीं, लेकिन उन सब के चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी, फटे हुए होंठों वाली। और फिर एक साथ उनकी आवाजें फुसफुसाईं, चलना रघु, घर चलते हैं। मैंने अपना होश खो दिया, एक चीख निकली। मैंने दरवाजे के हैंडल को झटके से खींचा, बार बार, पागलों की तरह। दरवाजा नहीं खुला। मैंने शीशे पर मुक्के मारे, कोई असर नहीं। टैक्सी मुझे जाने नहीं दे रही थी। और फिर लाल साड़ी वाली औरत हंसने लगी, धीमे, ताने भरे अंदाज में, जैसे ये सब सिर्फ एक खेल हो। उसने हाथ उठाया और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी हथेली मेरी आंखों पर रख दी। और फिर सब कुछ काला हो गया। अंधकार, गहरा, दम घोंटने वाला, संपूर्ण अंधकार। मैं कुछ नहीं देख सकता था, मैं हिल नहीं सकता था। मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं अब भी टैक्सी के अंदर हूं या नहीं, लेकिन उसका हाथ अभी मेरी आंखों पर था, उसकी उंगलियां मेरे माथे पर चिपकी हुई थीं। और फिर कुछ बदल गया। शहर की आवाजें, मुंबई की दूर से आती ट्रैफिक की गूंज, कुत्तों की ओकेजनल भौंक, सड़क किनारे जलते बल्बों का हल्का सा हम, सब कुछ गायब हो चुका था। हर चीज नीरव हो गई थी, असंभव रूप से, डरावनी शांति। यहां तक कि मेरी अपनी सांसों की आवाज भी बहुत दूर से आती हुई लग रही थी, जैसे मैं किसी गहरे पानी में डूबा हुआ हूं। और फिर एक फुसफुसाहट, धीमी, बहुत करीब, सीधे मेरे कान के पास, कहां जा रहे हो रघु? मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं छटपटाया, खुद को झटका देकर दूर करना चाहा, लेकिन मैं हिल नहीं सका। मैं फंस चुका था इस अंतहीन अंधकार में। उस औरत की उंगलियां मेरे माथे पर हल्की सी हिली और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे मेरे खून की बूंद बूंद जम गई। उसने दबाना शुरू कर दिया। सिर्फ हथेली रखी नहीं थी अब, बल्कि धकेल रही थी, तेज, बेरहम। मेरे माथे पर असहनीय दबाव बढ़ने लगा, जैसे वो अपनी उंगलियां मेरी खोपड़ी के आर पार कर देना चाहती हो। एक चुभता हुआ, जलता हुआ दर्द मेरी आंखों के पीछे फट पड़ा। मैं चीखा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर उसकी आवाज आई, देखने की इतनी इच्छा है रघु?
उसकी उंगलियां और गहराई तक धंसने लगी। मैंने महसूस किया मेरी आंखों के गोले अपनी जगह से खिसक रहे हैं। दर्द हद से ज्यादा बढ़ रहा था। फिर अचानक उसने छोड़ दिया। दबाव खत्म हो गया, लेकिन दर्द बाकी था। और अब मैं देख सकता था, और काश मैं नहीं देख पाता। मैं अब अपनी टैक्सी में नहीं था। ड्राइवर की सीट, डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील सब गायब। अब मैं एक लकड़ी की बेंच पर बैठा था। मेरे सामने फैला हुआ था एक लंबा सुनसान प्लेटफॉर्म। ऊपर टिमटिमाती ट्यूबलाइट्स झपक रही थीं। हल्की हल्की गूंजती बिजली की भनभनाहट माहौल को और डरावना बना रही थी। दीवारें फटी हुई, सीलन से भरी, अजीब काले धब्बों से ढकी हुई। हवा में एक अजीब सी गंध थी, गीले सड़े हुए कपड़ों जैसी। कुछ और भी, कुछ बहुत ज्यादा गंदा, सड़ता हुआ। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया और ठहर गया, क्योंकि लाल साड़ी वाली औरत अब भी वहीं थी, बिल्कुल मेरे बगल में। बिना हिले डुले उसके लंबे उलझे बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे। उसके हाथ गोद में पड़े थे। उसका पूरा शरीर अस्वाभाविक रूप से स्थिर था, जैसे कोई मूर्ति हो या कोई लाश। और फिर मुझे एक और चीज दिखी, कुछ और भी बुरा। हम अकेले नहीं थे। हमारे आसपास की बेंचें भरी हुई थीं। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, सभी चुप, सभी स्थिर, सभी सीधे आगे देख रहे थे। कोई पलक नहीं झपका रहा था, कोई सांस नहीं ले रहा था, और वे सभी मृत थे। उनके चेहरे सड़ चुके थे, त्वचा ग्रे हो चुकी थी, जगह जगह से उधड़ी हुई, कपड़े फटे पुराने, गंदगी में लथपथ। कुछ के अंग कटे हुए थे। एक औरत अपना कटा हुआ सिर अपनी गोद में रखे हुए थी। एक बच्चा जिसके आधे चेहरे की जगह खाली थी, और वे सब वहां खड़े थे, किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, मेरा। फिर एक दूर से आती आवाज, गहरी भारी हॉर्न की गूंज सामने सुरंग से आ रही थी। और उसी पल मुझे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। मैं एक रेलवे स्टेशन पर था, एक सुनसान उजड़ा हुआ स्टेशन, और एक ट्रेन आ रही थी। लेकिन मैं जानता था यह कोई आम ट्रेन नहीं थी, यह सिर्फ मेरे लिए आ रही थी। और अब शायद मैं यहां से जा भी नहीं सकता था। अब नहीं। हॉर्न दोबारा बजा, धीमा, दूर, लेकिन करीब आ रहा था। मैं ठंडी सड़ी हुई बेंच पर जड़ होकर बैठा रहा, मेरे चारों ओर बैठे उन सड़े गले लोगों के बीच। उनकी बेजान आंखें सुरंग के अंधेरे में टिकी थीं, वहां जहां से ट्रेन आने वाली थी। मेरा दिल गले में धड़कने लगा। कुछ तो बहुत गलत था। यह कोई ऐसा स्टेशन नहीं था जिसे मैंने पहले कभी देखा हो। दराज दीवारें, गहरे धब्बों से भरी दरारें, और हवा में सड़न की तीखी गंध, जंग, नमी और गलते हुए मांस की बदबू। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर सुन्न हो चुका था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे इस बेंच से बांध कर रख रही थी। फिर सुरंग के भीतर से ठंडी हवा का तेज झोंका उठा, और मैंने उसे देखा। ट्रेन वो सुरंग से धीरे धीरे बाहर आई। उसकी हेडलाइट्स ने प्लेटफॉर्म पर एक अजीब पीलापन लिए हुआ उजाला फैला दिया। उसे देखते ही मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। यह कोई आम ट्रेन नहीं थी। उसका ढांचा जंग से सना था, पुराना और टूटा फूटा। उसकी खिड़कियां स्याह थीं, बिल्कुल काली। और सबसे डरावनी चीज, उसकी आवाज। ट्रेन की आवाज लोहों के टकराने की खटखट जैसी नहीं थी। वो कराह रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज हो, जैसे वो दर्द में हो। ट्रेन जैसे ही रुकी, प्लेटफॉर्म की बत्तियां झपझपाने लगी, और फिर दरवाजे खुल गए। कंपाती ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर निकला, और पहली बार वे सब हिले। सड़े गले यात्री एक एक कर उठ खड़े हुए। उनकी हड्डियां चटकने लगी, उनकी चमड़ी जगह जगह से उधड़ने लगी। उनकी गहरी खोखली आंखें अब मेरी ओर घूर रही थीं, और फिर एक साथ उन्होंने मुस्कुराया, वही भयानक फटी हुई मुस्कान। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर सुन्न पड़ चुके थे। फिर एक हाथ मेरी कलाई पर पड़ा, बर्फ जैसा ठंडा, हड्डियों जैसा सख्त। मैं जानता था कि वो कौन थी, लाल साड़ी वाली औरत। उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे से हट गए। उसकी गहरी खोखली आंखें मेरी आंखों में उतर आईं, और फिर उसने धीमे से फुसफुसाया, चलना है रघु। उसकी पकड़ और कस गई।
मेरा शरीर अपने आप चलने लगा, जैसे किसी ने मुझे काठ बना दिया हो। मैंने अपनी एड़ियां प्लेटफॉर्म पर गड़ा दी, खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। ट्रेन इंतजार कर रही थी, मरे हुए लोग इंतजार कर रहे थे, और मैं एक ऐसी ट्रेन में चढ़ने वाला था जो शायद अब कभी नहीं रुकेगी। उसकी पकड़ मेरी कलाई पर और सख्त हो गई, बर्फ जैसी ठंडी, बेदर्द। लाल साड़ी वाली औरत मुझे खींच रही थी। मेरे चारों ओर मृत यात्री ट्रेन में चढ़ रहे थे। उनके सड़े गले शरीर अजीब सी जकड़न में हिल रहे थे। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी टांगें नहीं हिली। कुछ बहुत गंभीर रूप से गलत था। मेरा शरीर अब मेरी नहीं सुन रहा था। मुझे चक्कर आने लगा। गले तक एक अजीब उल्टी जैसा एहसास उमड़ आया, और फिर मैंने ट्रेन के दरवाजे का सीमा रेखा पार कर लिया। एक कदम ट्रेन के अंदर। जैसे ही मेरा पैर जंग लगे फर्श पर पड़ा, एक घुटन भरी दहशत की लहर मेरे ऊपर टूट पड़ी। अंदर की हवा भारी थी, बासी, सड़न से भरी। रोशनी टिमटिमा रही थी। लंबी अजीबोगरीब परछाइयां दीवारों पर फिसल रही थीं, और सीटें वे इंसानों से भरी नहीं थीं। वे कुछ और थे। झुकी हुई आकृतियां, उनकी पीठ मेरी ओर थी। वे बिल्कुल स्थिर बैठे थे। उनके सिर अजीब कोणों पर झुके हुए थे, लेकिन मैं उन्हें सुन सकता था। फुसफुसाहट, धीमी, अस्पष्ट, जैसे कई आवाजें एक साथ किसी अनजान भाषा में बुदबुदा रही हों। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, पर लाल साड़ी वाली औरत अब भी मेरा हाथ पकड़े हुए थी। और जब मैंने उसकी ओर देखा, वह मुस्कुरा रही थी। उसके होंठ जरूरत से ज्यादा चौड़े खिंच गए थे। सड़ चुके मसूड़ों से काला खून टपक रहा था। यह सफर लंबा है रघु, उसने फुसफुसाया, और तभी दरवाजे जोर से बंद हो गए। धातु की दीवारों में से एक गहरा, भारी कराहता हुआ शोर उठा। ट्रेन झटके से आगे बढ़ी। स्टेशन बाहर अंधेरे में खो गया, और मुझे एहसास हुआ मैं फंस चुका था। ट्रेन आगे बढ़ रही थी, लेकिन आम ट्रेनों की तरह नहीं। ये झटकों में असमान चाल से हिल रही थी, जैसे नीचे की पटरियां सड़ रही हों, हर बीतते सेकंड के साथ गल रही हों। इसकी आवाज भी अलग थी। धातु के टकराने की सामान्य खतर-पटर नहीं, बल्कि एक कराह, एक धीमी बीमार सी सिसकी, जैसे ट्रेन जिंदा हो, जैसे उसे दर्द हो। दरवाजे बंद होते ही माहौल बदल गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार मुंह पर गिर गई हो, जैसे ट्रेन ने मुझे निगल लिया हो। मैंने खिड़कियों की ओर देखा। बाहर कुछ नहीं था, कोई सड़क नहीं, कोई स्टेशन नहीं, सिर्फ एक अंतहीन गहरा अंधेरा, जैसे ट्रेन किसी अनजान सुरंग में दौड़ रही हो, जो कहीं खत्म ही नहीं होती। मेरा सिर चकराने लगा, पेट में एक अजीब सी मिचली उठी। मैंने चारों ओर देखा और जम गया। वे यात्री जो मुझसे पहले चढ़े थे, वे अब भी वैसे ही बैठे थे। उनकी झुकी हुई आकृतियां, वही ठहरी हुई स्थिति, पर कुछ बदल चुका था। उनके शरीर वे तेजी से सड़ रहे थे। मांस गल रहा था, हड्डियां बाहर झांक रही थीं। कपड़े उनकी त्वचा में ऐसे ढंस चुके थे जैसे वे सदियों से यहां बैठे हों, और फिर भी वे अब भी बुदबुदा रहे थे। वही अस्पष्ट मंत्र, उठता और गिरता हुआ, जैसे कोई अनजानी प्राचीन साधना। तभी उनमें से एक ने अपना सिर घुमाया। एक आदमी, उसकी आधी गल चुकी त्वचा झूल रही थी। उसका जबड़ा डीला होकर झूल गया था, सड़े हुए दांतों की एक झलक देती हुई। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हुआ कि वह मुझे घूर रहा था। फिर वह मुस्कुराया, एक भयानक चौड़ी मुस्कान, जिससे उसके फटे हुए होंठ और खुल गए। और फिर एक गलते हुए फेफड़े की भीगी आवाज में उसने फुसफुसाया, तुम भी रुक जाओ रघु। मेरी रगों में बर्फ की ठंड दौड़ गई। मैं लड़खड़ा गया, सांसें तेज हो गईं। नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैंने लाल साड़ी वाली औरत की तरफ देखा। वह अब भी मेरा हाथ थामे हुए थी। उसकी काली खोखली आंखें मुझ पर जमी थीं। और फिर एक मरी हुई गूंजती आवाज में उसने फुसफुसाया, अब तुम इसके हिस्से हो। ट्रेन के अंदर कुछ सरका, एक चरमराहट, जैसे दीवारें सांस ले रही थीं। मैंने महसूस किया ट्रेन जिंदा थी, और यह मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। फिर ठक ठक, अंदर से कोई खटखटा रहा था। दरवाजे पर नहीं, खिड़कियों पर भी नहीं, दीवारों के अंदर से, धीमे, एक लय में, ठक ठक ठक। मैंने धातु में कंपन महसूस किया, और फिर
एक धीमी घुलती हुई फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी। एक आवाज इतनी हल्की, इतनी खोखली, जैसे खुद ट्रेन बोल रही हो, तुम कहीं नहीं जा सकते रघु। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। मैंने अपना हाथ झटका, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर वह औरत बहुत ताकतवर थी। उसकी उंगलियां लोहे की जंजीरों जैसी थीं, जिसने मुझे जकड़ रखा था। उसकी काली गहरी आंखें मुझ पर टिकी थीं। उसका सिर हल्का सा झुका। उसका चेहरा शांत था, बहुत ज्यादा शांत। और फिर उसकी आवाज आई। जब ट्रेन रुकती है, उसने धीमे से कहा, कोई भी बाहर नहीं जाता। मेरी नसों में जमी हुई ठंड फैल गई। यह सिर्फ एक भूतिया ट्रेन नहीं थी, ये एक जाल था, एक ऐसी जगह जहां मरे हुए फंसे थे। और अब मैं भी उन्हीं में शामिल होने वाला था। नहीं, मुझे यहां से निकलना था। मैंने अपना हाथ झटका, इस बार जोर से। एक पल के लिए लगा कि उसकी पकड़ ढीली पड़ गई है, लेकिन तभी उसके नाखून मेरी त्वचा में धंस गए, तेज, चुभने वाले। मैं तड़प उठा। गर्म खून मेरी कलाई से बहने लगा। वह मुस्कुराई, एक धीमी, विकृत मुस्कान। अब तो सफर शुरू हुआ है रघु। ट्रेन कराह उठी। वो फुसफुसाहटें और तेज हो गईं, और फिर बत्तियां झपकने लगी। एक पल के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया, और उसी क्षण मुझे एहसास हुआ, कुछ मेरे ठीक पीछे खड़ा था, बहुत करीब। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मैं मुड़ना नहीं चाहता था, मैं उसे देखना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। बत्तियां फिर से जलीं, और मैंने देखा, वो वहां था, एक आकृति, लंबी, विकृत। उसकी त्वचा तनी हुई, चेहरा पिघला हुआ, आंखों के गड्ढों से काला तरल टपकता हुआ। उसका मुंह खुला था, बहुत ज्यादा, और अंदर पीले सड़े हुए दांतों की अनगिनत पंक्तियां। मेरा दम घुटने लगा। फिर उसने हाथ उठाया, लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां, हर नाखून टूटा हुआ, खून से सना हुआ। और फिर वो मेरी ओर बढ़ा। मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। मैं भागा, संकरी गली से होकर, उन सड़ते हुए मुसाफिरों के पास से जो अब भी अपनी सीटों पर झुके हुए थे। उनकी फुसफुसाहटें अब गुर्राहट में बदल गई थी। उस लाल साड़ी वाली औरत के पास से जो अब भी मुस्कुरा रही थी, मुझे घूरते हुए। उस चीज के पास से जो मेरी ओर हाथ बढ़ा रही थी। ट्रेन के अंदर की हवा भारी होती जा रही थी, जैसे दीवारें मुझे अपने अंदर समा लेना चाहती हों। और मेरे पीछे वो आवाजें, गीली, घिसटती हुई कदमों की आवाज। वो आ रहा था, वो जो इस दुनिया का नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा। लेकिन ट्रेन, वो खत्म ही नहीं हो रही थी। डिब्बे के बाद डिब्बा, सीटों की पंक्तियां, मरे हुए चेहरे जो मुझे घूर रहे थे। उनकी काली खाली आंखें मेरी आत्मा में धंस रही थीं। आखिरकार मैंने एक दरवाजा देखा। डिब्बे के आखिर में मैंने हैंडल पकड़ा, खींचा, कुछ नहीं, दरवाजा नहीं खुला। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने फिर से खींचा, ज्यादा ताकत से, फिर भी कुछ नहीं। और तभी मेरे पीछे एक आवाज आई, धीमी, कर्कश, ये ट्रेन सिर्फ एक जगह जाती है रघु। मैंने पीछे देखा, और वो वहां था, बस कुछ फीट दूर। वही भयानक पिघला हुआ चेहरा, उसका सिर एक अजीब कोण पर झुका हुआ, उसका मुंह खुला हुआ, सड़े हुए दांतों की कतारें चमकती हुई। उसकी लटकती हुई काली त्वचा से गाढ़ा तरल टपक रहा था, और वो मुस्कुरा रहा था। बत्तियां झपकी। एक पल के लिए सब कुछ अंधेरा हुआ, और वो मेरे बिल्कुल सामने था। मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने हाथ बढ़ाया, लंबी टूटी फूटी उंगलियां, उसकी एक उंगली मेरे कंधे को छू गई। और तभी मैंने एक अजीब सी ठंड महसूस की, जैसे कुछ मेरी त्वचा के अंदर घुस रहा हो, जैसे कुछ मुझे भीतर से खोखला कर रहा हो। मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकली, और फिर मानो ट्रेन ने मेरी चीख सुन ली हो। दरवाजा अचानक जोर से खुल गया। एक तेज बर्फीली हवा मुझसे टकराई। बिना कुछ सोचे मैं कूद गया। अंधेरे में मैं गिर रहा था, अंधेरे में, शून्यता में। बर्फीली हवा मेरी त्वचा को चीरती हुई गुजर रही थी, और फिर धड़ाम, मैं जमीन से टकराया, जोर से। कुछ पल तक मैं हिल भी नहीं सका। सारा शरीर सुन्न पड़ गया था। दृष्टि धुंधली हो गई। हवा भारी थी, दम घोंटने वाली। मैंने पलकों को झपकाया, और तभी एहसास हुआ, मैं अब ट्रेन में नहीं था, मैं बाहर था। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी।
मेरे नीचे की जमीन कंक्रीट नहीं थी, वो नर्म थी, गीली, ठंडी। मैंने हाथ फिराया और कुछ तरल महसूस किया, कुछ चिपचिपा। मैंने झटके से हाथ खींच लिया। मेरा सांस हलक में अटक गया। खून। मैं घबरा कर उठ खड़ा हुआ। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और तभी मैंने उसे देखा। वो ट्रेन अब भी चल रही थी, लेकिन पटरियों पर नहीं, अंधेरे में तैर रही थी। उसकी खिड़कियां मटमैली पीली रोशनी से जगमगा रही थी और अंदर वही यात्री, अब भी अपनी सीटों पर बैठे, अब भी फुसफुसाते हुए। उनकी खोखली खाली आंखें मुझ पर जमी थी। वो लाल साड़ी वाली औरत दरवाजे के पास खड़ी थी, मुझे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। और फिर ट्रेन धुंध की तरह घुलने लगी, रात के अंधेरे में विलीन होती हुई। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। नहीं, मैंने बुदबुदाया। मुझे नहीं पता क्यों, पर दिल में एक अजीब सा डर समा गया। अगर वो ट्रेन पूरी तरह गायब हो गई तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। कभी नहीं जान पाऊंगा कि क्या मैं सच में बच गया था। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरी उंगलियों ने कुछ भी नहीं छुआ। ट्रेन जा चुकी थी और मैं अकेला था, अंधेरे में। सन्नाटा, गहरा, खोखला। फिर एक आवाज, दूर, बहुत दूर, एक घंटी की ध्वनि। और अचानक दुनिया घूम गई और मैं फिर से गिरने लगा। मैं हांफते हुए उठा, मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए। मैं अपनी टैक्सी में था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास। शहर शांत था, सड़कें सुनसान, पीली स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी में डूबी हुई। कुछ देर तक मैं बस वहीं बैठा रहा, पसीने से तरबतर, हाथ कांप रहे थे। मैंने इधर उधर देखा, सब कुछ सामान्य लग रहा था। स्टेशन, सड़क, रात। क्या वो सब एक सपना था, एक भ्रम? मैंने एक गहरी सांस ली और तभी मैंने उसे देखा। पीछे टैक्सी की सीट पर एक टुकड़ा लाल कपड़े का। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे मैंने उसे उठाया, मुलायम, रेशमी। मैंने उसे स्ट्रीट लाइट की रोशनी में देखा। एक साड़ी का हिस्सा, लाल साड़ी। मेरी सांसें तेज हो गईं। धीरे धीरे मैंने रियर व्यू मिरर में झांका और वहां धुंधली परछाई में वो बैठी थी, पीछे की सीट पर, काली खोखली आंखों से मुझे घूरती हुई, होंठों पर वही भयावह मुस्कान। और फिर उसने फुसफुसाया, चलो रघु, सफर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो अगर आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो, सुरक्षित रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर।